Today we'll start with History Chapter 1, Part 6, Nationalism and Imperialism. Now in this part we'll mostly see nationalism के basis पे जो nation states बने थे वो आगे जाके imperialism की तरफ कैसे मुड़ गए. In this part we see during the last quarter of the 19th century nationalism turned into imperialism. अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा था कि बहुत जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो लोगों तक पहुंचाया, लिबरल व्यूज़ पहुंचाए. लेकिन जब उन्होंने अटेन कर लिया नेशन स्टेट को तो क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कहीं और हो गई. उसकी जगह पे इम्पीरियलिज्म आने लगा. अभी इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है? Now, imperialism means a policy of extending a country's power and influence through colonization, use of military force or other means. तो imperialism क्या है? एक पॉलिसी है जहाँ पे एक कंट्री अपनी पावर एक्सटेंड करना चाहती है, यानी कि वो अपनी कंट्री का पावर एक्सटेंड करना चाहती है. किसके थ्रू कोलोनाइजेशन, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ पर कब्जा करके वहाँ के मार्केट को कैप्चर करके, या फिर थ्रू यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, या फिर ज़बरदस्ती जो हम लोग कब्ज़ा करते हैं थ्रू मिलिट्री फोर्स, या फिर कुछ और मीन्स के और ज़रिए से जो अपना कंट्री का रूल एक्सटेंड करना चाहता है, पावर एक्सटेंड करना चाहता है. Now what happened next? Major European powers manipulated nationalist feelings to achieve the aim of imperialism. तो जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने मोस्टली सारे नेशन स्टेट्स को अपने अंडर ले आ चुके थे. तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो लोग थे उनके मन में जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो फीलिंग थी, उसको उन लोग मैनिपुलेट करने लगे. यानी कि उसकी जगह उन्हें इम्पीरियलिज्म के तरफ बढ़ावा देना शुरू कर दिया. जिसकी वजह से क्या होता था, जो लोग थे वो नेशनलिज्म से इम्पीरियलिज्म की तरफ बढ़ने लगे. अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जो जितने मेजर यूरोपियन पावर्स थे वो अपना जो राज था वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे. तो जो एरिया था वो था बाल्कन. उस समय बाल्कन से एक ऐसा प्लेस था जिस पर नेशनल जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे. अभी ये जो बाल्कन्स है वो एक्चुअल में आता था ओटोमन एम्पायर के अंडर. तो ये हमने देखा है कि ओटोमन एम्पायर जो ग्रीस से आया था, ग्रीस ने भी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो ओटोमन एम्पायर से की थी, और ओटोमन एम्पायर जो है वो बाल्कन्स के रीजन में आता था. कि जब हम बाल्कन्स की बात करते हैं तो वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनको स्लैब्स कहा जाता है. अभी ये जो स्लैब्स है वहाँ के जो लोकल लोग, यानी कि जो रहीवासी हैं वहाँ के, उनको बोला जाता है. नाउ जब बाल्कन्स में स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म हुआ, अभी रोमांटिसिज्म इफ़ यू ऑल रिमेंबर हमने ये टर्म किया था, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें पोएम, म्यूज़िक, पेंटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों में बनाई गई थी. तो जब ये रोमांटिसिज्म स्प्रेड होने लगा बाल्कन्स में तो लोगों ने क्या किया, ओटोमन एम्पायर का विद्रोह करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि हमें ओटोमन एम्पायर के राज में नहीं रहना है, हमें फ्री होना है, हमें एक नेशन स्टेट बनना है. तो ये जो नेशन स्टेट की फीलिंग जब स्प्रेड हो रही थी सब लोगों ने ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. फिर आगे जाके ये भी देखा गया कि जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे दे ब्रोक अवे टू फॉर्म नेशन स्टेट्स. जो बाल्कन्स में जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, यूरोप के कुछ रहीवासी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ही सेपरेट होके अलग से एक नेशन स्टेट बनाकर वो अलग हो गए बाल्कन रीजन से. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बाल्कन रीजन में अलग अलग चीज़ें हो रही थी. अब जब यहाँ पे लोग रोमांटिसिज्म से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे तब वहाँ के जो
राजा थे, जो मोनार्क थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए ताकि जो लोग हैं वो उसके अंडर ही रहे। लेकिन वो सारे रिफॉर्म्स कुछ काम नहीं आए, लोगों ने उनका बहुत ही बहिष्कार किया। दे डिड नॉट वांटेड टू अदर पीपल, यानी कि जो एम्पायर बाहर से आके उनको रूल कर रहा है वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ ऐसा हो। Now here one more thing we have to keep in mind is that there were different Slavic nationalities that came together to fight against the Ottomans, क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए थी उनसे। तो बाद में जो बैल्कन्स था वो क्या बन के आगे आया, तो आगे जाके बैल्कन्स एक ऐसा एरिया बन गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा फाइट शुरू हो गई। नाउ फर्दर मोर वी सी व्हेन द बैल्कन्स were fighting for their independence and there were many other different Slavic communities, तो क्या हुआ, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का माहौल हो गया था। और जब धीरे धीरे ये सारे लोग जो फ्रीडम पाना चाहते थे, फ्रीडम उनको मिल भी रहा था बहुत सारे एरियाज़ में, ये जो फ्रीडम था इन्होंने गेन भी किया। तो क्या हुआ, उस फ्रीडम के बाद उनके दिमाग में आया कि अभी हमें हमारे जो टेरिटोरियल लिमिट्स है उन्हें हमें एक्सपांड करना है, यानी कि हमारी टेरिटरी को हमें बढ़ाना है। तो इसके वजह से और वॉर्स और फाइट्स होने लगे। अभी जब ये वॉर्स और फाइट्स होने लगे बैल्कन्स में टेरिटरी बढ़ाने के लिए, तभी वहाँ पर यूरोपियंस ने भी एंटर किया। अभी यूरोपियंस ने बोला कि बैल्कन्स एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, अगर हम लोग ने इस पर कब्ज़ा किया तो एक पावरफुल कंट्री है। तो उन्होंने भी यहाँ पर बैल्कन्स को कब्ज़ा करने के लिए दे ऑल्सो एंटर्ड ओवर हियर। तो व्हेन वी सी नाउ द यूरोपियंस ऑल्सो एंटर्ड ओवर हियर, दे ऑल्सो फॉट वॉर्स एंड देयर वर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स so that they could gain power over Balkans, they could conquer Balkans। अभी ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स थे, ये सब किस चीज़ का नतीजा था, इनका एम क्या था इन सब के लिए? इनका एम था इम्पीरियलिज्म की, यानी कि अपना जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो बढ़ाना और अपने नेशन को और पावरफुल बनाना। इसलिए भी जब बैल्कन्स को कॉन्कर करने की बारी आई तो बहुत सारे जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और बहुत सारे ऐसे और भी यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने बैल्कन्स में इंटरेस्ट दिखाया। अभी इनका इंटरेस्ट बैल्कन में क्यों था? मोस्टली बिकॉज ऑफ इम्पीरियलिज्म, टू इंक्रीज देयर नेशनल लिमिट्स, टेरिटोरियल लिमिट्स बढ़ाने के लिए। और क्योंकि बैल्कन्स जो है उनके बहुत ही नज़दीकी किंगडम था, तो वहाँ से उनको ट्रेड वगैरह करने में भी बहुत ही आसानी होती थी। इसलिए मेजर रीज़न तो ये था उनका बैल्कन्स को कॉन्कर करने का। तो आगे हम क्या देखते हैं, जब इतने सारे वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, लोगों को नेशन स्टेट तो मिल गया था, लेकिन स्टिल दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर पावर, दे वांटेड टू ग्रो। तो इनकी वजह से और फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो ये सब जाके कहाँ लीड हुआ? टू वर्ल्ड वॉर 1। तो ये एक रीज़न था जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका था। और इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा जो टेंशन था वो लोगों को झेलना पड़ा था। बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लोगों को बहुत सारी हार्डशिप्स भी फेस करनी पड़ी थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था तब क्या हुआ, ये जो मेजर पावर्स थे इन्होंने क्या किया, जो जितने भी दूसरे अलग अलग देश थे उनको वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कॉलोनीज सेट की और उन्हें एज अपनी टेरिटरी यूज़ करने लगे। तो अब जहाँ जहाँ ये यूरोपियन पावर्स अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करते थे जिस कंट्री में जाकर, तो उनका मेन एम क्या होता था, वहाँ पर जाकर प्रॉफिट अर्न करना। और बाकी जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ के हार्डशिप्स फेस करते थे, उनका जुल्म, उनकी एक्सप्लॉयटेशन वो फेस किया करते थे। Now furthermore we can see the colonized nations began to oppose all these European nations
तो जहाँ जहाँ भी इन यूरोपियन पावर्स ने अपनी रूल एस्टैब्लिश की थी कॉलोनी सेटअप करके अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वहाँ पर भी उन्हें अपोजिशन झेलना पड़ा, वहाँ के लोगों ने भी उनका अपोज किया। नाउ विथ ऑल दिस वी कैन कंक्लूड what we understand from all this, that the idea of nationalism is universally accepted। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम यूरोप की बात करें तो नेशनलिज्म सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे तो नेशनलिज्म जो था वो यूरोप में स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आए जिन्होंने फ्रीडम लाने की कोशिश की। अभी उनको फ्रीडम किससे चाहिए थी? मोनार्कियल रूल से। तो धीरे धीरे उनको मोनार्कियल रूल से आज़ादी मिल गई, उन्होंने नेशन स्टेट फॉर्म किए। फिर बाद में क्या हुआ? फिर वहाँ पर इम्पीरियलिज़म स्टार्ट हुआ। फिर इम्पीरियलिज़म होने के बाद में क्या हुआ? उन्होंने अलग अलग देशों में कॉलोनी सेट करके अपना जो नेशन है उसको और बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ? जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनीज एस्टैब्लिश की वहाँ के लोगों ने उन्हें अपोज किया, यानी कि उनके अंदर फिर नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें देखने मिलते हैं, चाहे लोग कहीं के भी हो, चाहे वो यूरोप के हो या फिर देश में पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कॉलोनीज बने हो वहाँ के लोग हो, तो वहाँ पे सब में नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों में होती ही है। यानी कि वो देश में किसी के अंडर, किसी के रूल के अंडर नहीं रहना चाहते। वो एक फ्री देश चाहते हैं जहाँ पे लोग शांति से रह सके, लिबर्टी सोशलिज्म के साथ रह सके। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर इट गेट्स ओवर, वी आर अंडरस्टूड। थैंक यू।